दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 6 पेशकश मीरे कारवां। गम और खुशी और कामयाबी और नाकामी इंसान को बेइख्तियार कर देती है। मिन्हास बाकर भी इस वक्त कुछ इसी किस्म की कैफियत से गुजर रहा था। वो बात को जारी रखते हुए बोला, वजदान, मतवक्का कातलों तक रसाई हासिल करने के लिए पुलिस को एक ड्रामा स्टेज करना पड़ा। मेहमान सफीर जिम ब्राउन को तो चुपके से एयरपोर्ट से निकालकर होटल पहुंचा दिया गया, लेकिन डिमी प्रोटोकॉल को एयरपोर्ट से उस होटल की जानब रवाना किया गया जहां पहले से जिम ब्राउन के क्याम का प्रोग्राम था। इस प्रोटोकॉल में वो गाड़ी शामिल नहीं थी जो सफीर को होटल ले जाने के लिए इस्तेमाल हुई। तुम जानते हो वजदान, प्रोटोकॉल की गाड़ियां हाई स्पीड पर चलती हैं ताकि कहीं से उन्हें निशाना न बनाया जा सके। 160 से ऊपर रफ्तार को टारगेट बनाना नामुमकिनात में से है। फिर जो तुमने बताया था कि नर्सरी के मुकाम पर कोई मसनूई इमरजेंसी पैदा करके इस प्रोटोकॉल की स्पीड को कम करके उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। प्रोटोकॉल में से सबसे आगे ट्रैफिक पुलिस का दस्ता होता है, उसके पीछे पुलिस वालों का दस्ता। पुलिस वालों के अकब में मेहमान शख्सियत को रखा जाता है। इस वीआईपी शख्सियत के पीछे फिर पुलिस का एक कवरिंग दस्ता मौजूद होता है। हमारे इस ड्रामे में जिम ब्राउन की गाड़ी मौजूद नहीं थी। चुनांचे ये तय पाया था कि पुलिस के दोनों दस्तों में फासला बढ़ा दिया जाए और अगर नर्सरी के किसी मुकाम पर रुकावट पैदा की जाए तो वहां जरूर ब्रेक लगाए जाएं और मतवक्का कातलों को पकड़ना असल में मकसूद था। इसलिए हर किस्म की सूरत हाल के लिए सबके जहन तैयार थे। जिम ब्राउन की गाड़ी को गैर मौजूद पाकर कातिल बौखला जाते और इस बौखलाहट से को उनसे कोई ऐसी फाश गलती सरजद हो जाती जिसकी बिना पर वो पुलिस की पकड़ में आ जाते। मिन्हास बाकर जरा देर को रुका तो मैंने कहा कि कातलों को पकड़ने का मंसूबा हादसा दिलचस्प है लेकिन खतरनाक भी। पुलिस ने इस किस्म का फैसला करके हाई रिस्क लिया था। वजदान, आमतौर पर हमारी पुलिस किसी तरह का रिस्क लेने की आदी नहीं। मिन्हास बाकर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन डीएसपी खुर्शीद का शुमार उन पुलिस ऑफिसर्स में होता है जो अपने मकसद के हसूल की खातिर जान की बाजी लगाने से भी दरेग नहीं करते। फिर जिम ब्राउन वाला मामला मुल्क की इज्जत और वकार का मामला था। अगर इस यूरोपीय सफीर को कुछ हो जाता तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बहुत ही रुसवाई होती। इन हालात में पुलिस को हाई रिस्क लेना पड़ जाता। तो भी वो लेते। जानते हो इस चाल का क्या नतीजा बरामद हुआ? मतवक्का कातलों को कैसे गिरफ्त में लिया गया? मैं नहीं जानता और इसीलिए मैंने जल्दी से कहा, आप बताएं मिन्हास साहब। उसने बताया कि प्रोटोकॉल में शामिल ट्रैफिक पुलिस के हर अव्वल दस्ते ने जैसे ही नर्सरी का पुल क्रॉस किया, फुटपाथ के करीब एक खड़ा 9 उम्र लड़का भागता हुआ सड़क पर आ निकला। उसने अपने दोनों हाथों में 2 बाल्टियां उठा रखी थी। एक बाल्टी में भुने हुए चने और दूसरी में भुनी हुई मकई थी। लड़के की उम्र 12 और 13 साल रही होगी। इस किस्म के बच्चों को तुमने बाल्टियां उठाए शहर में मूंगफली, मकई और चने बेचते देखा होगा। मजे की बात यह है कि उस लड़के के ताक़ुब में एक शख्स भी सड़क पर आ गया। वो उसके पीछे भागते हुए मुसलसल आवाज़ें बुलंद गालियां दे रहा था और साथ ही उसे जेब कतरा, चोर, हरामी और जाने क्या क्या कुछ कहता चला जा रहा था। उन दोनों को देखकर पहली नजर में यही बात समझ आती थी कि वो आदमी उस लड़के के पीछे इसलिए भाग रहा है क्योंकि वो उसकी जेब काटकर फरार हो रहा था। सड़क के ऐन वस्त में पहुंचकर बाल्टी बरदार लड़का मुंह के बल गिर पड़ा। बाल्टियां उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और उनमें मौजूद मकई और चने के दाने सड़क पर दूर दूर तक बिखर गए। वो लड़का अपने ताक़ुब की परवाह किए बगैर बड़ी ही तेज रफ्तारी से अपने माल को समेटने में मसरूफ हो गया। वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस वाले चीख चीख कर उन्हें रोड से हटने का कह रहे थे, मगर वो दोनों जैसे किसी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। लड़का तनदही से अपने काम में मसरूफ था और उसके पीछे आने वाला शख्स लड़के को पकड़ने की कोशिश में हाथ पांव चला रहा था। ये वाकया बमुश्किल 5 सेकंड में पेश आया होगा। अगले ही लम्हे पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फिर उनके टायरों की तेज चरचराहट फिजा में गूंजने लगी। तयशुदा प्रोग्राम के तहत पुलिस वालों ने गाड़ियां रोक ली थीं। ब्रेक्स की आवाज के साथ ही सर्विस रोड से एक होंडा 125 तेजी से निकली। इस मोटरसाइकिल पर 2 अफराद सवार थे जिन्होंने अपने चेहरों को छिपाने के लिए हेलमेट लगा रखे थे। पीछे बैठे हुए शख्स के हाथ में एक खतरनाक गन वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। मोटरसाइकिल का रुख शारा फैसल की जानिब था। वो यकीनी तौर पर जिम ब्राउन की गाड़ी पर फायरिंग की खातिर आगे बढ़े थे, लेकिन इसी असना में पुलिस वालों का पिछला दस्ता भी मौके पर पहुंच गया।
पुलिस वाले मुतवक्का कातलों की साजिश से पेशगी आगाह थे और ये सारा ड्रामा महज उन्हें गिरफ्तार करने के लिए रचाया गया था। लिहाजा मोटरसाइकिल सवार फौरन उनकी निगाह में आ गए। पहले से रेड अलर्ट पुलिस वालों ने होंडा 125 के टायरों को निशाना बनाते हुए अपनी तैयार गन्नों के दहाने खोल दिए। इस फायरिंग में उन दोनों के पांव भी शदीद जख्मी हो गए और मोटरसाइकिल सवार सड़क के किनारे उलटकर जा गिरे। मुस्तैद पुलिस वालों ने पीछे हटते हुए और पीछे बैठे हुए मुसल्लह शख्स को गन सीधी करने का मौका भी नहीं दिया। फिर चंद सेकंड में उन दोनों मोटरसाइकिल सवारों को पुलिस से अपनी तहवील में लेकर आनी जेवर से आरास्ता कर दिया। गन बरदार का नाम सिराज अहमद और उसके साथी का नाम नजीबुल्ला मालूम होता है। पुलिस की तफ्तीश जारी है, ताहम अभी तक उन्होंने जुबान नहीं खोली, लेकिन उनकी मुजाहमत तूल नहीं पकड़ेगी। पुलिस जुबान बंदी और लब कुशाई के 101 हुनर जानती है। मैं हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ मिन्हास बाकर की पूरी रिपोर्ट सुन रहा था। जहांगीर ने मुझे मुतवक्का कातलों के यही नाम बताए थे जो पुलिस वालों के हत्थे चढ़े थे। सबसे अहम बात ये थी कि मेरा मुल्क एक बहुत बड़ी बदनामी से बच गया था। मैंने मिन्हास बाकर से कहा, वो चने मकई वाले लड़के और उस का गुसीला ताकुब करने वाला शख्स, उनका क्या हुआ? वो इस मामले के अहम किरदार है। पुलिस ने इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया है, मिन्हास बाकर ने बताया। नहीं, इस ड्रामे में किरदार अदा करने के लिए उन्हें खरीदा गया था। भारी मुआवजे के लालच ने उन्हें यह खतरनाक काम करने पर मजबूर कर दिया। लड़के का नाम बख्त वाहिद है और दूसरे शख्स का नाम इमदाद अली पता चला है। बख्त वाहिद का ताल्लुक एक मफलूकुल हाल घराने से है और चने मकई वगैरह बेचना उसका जरिया रोजगार है। बख्त वाहिद और इमदाद अली ने दो खतरनाक दहशतगर्दों नजीबुल्ला वगैरह के कहने पर ये खतरनाक हरकत भारी रकम के लालच में की थी। हसूल रिस्क को इसलिए एन इबादत का दर्जा दिया गया है, मैंने पुरहयाल अंदाज में कहा, वरना पेट के दोज़ख जाने कैसे कैसे शर्मनाक चक्रों में फंसाने के लिए तैयार रहता है। तुम ठीक कहते हो वजदान, वो तायदी अंदाज में बोला। अब पुलिस उस गरीब चने बेचने वाले लड़के को ना कुछ चने चबवाने पर मजबूर कर देगी। हमारे दरमियान इस ताजा तरीन मौजू पर मजीद चंद बातें हुई। फिर मिन्हास बाकर ने पूछा, तुम तो हैरियत से लाहौर पहुंच गए ना? मैंने इस बात में जवाब देते हुए कहा, अब तक तो इस तरफ मुकम्मल हैरियत है, इंशाल्लाह आइंदा भी हैरियत ही रहेगी। वो पुरयकीन लहजे में बोला, फरीद पाशा मेरा बहुत ही पुरखलूस दोस्त है। मैंने आज सुबह फोन करके उसे तुम्हारे बारे में बताया है। उससे किसी किस्म की मदद लेने में हिचकिचाहट का मुजाहरा न करना, वो तुम्हारे लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकता है। मैंने पूछ लिया, मसलन किस सिलसिले में वो मुफीद साबित हो सकता है? भाई तुम्हारे मिशन के सिलसिले में। मैं चौंका, मैं आपकी बात समझा नहीं। वो वजाहत करते हुए बोला, वजदान तुम अपनी साथी साहिल की बाजियाबी के लिए लाहौर गए हो ना? वो तुम्हारे एक दिनीना दुश्मन अव्वल के कब्जे में पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है। तुम्हारा दुश्मन लाहौर के एक सरहदी गांव मौजा रखा वाली का बाअसर जमींदार और चौधरी है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जनाब। मैं अभी तक उलझन ज़दा था, मगर आपके दोस्त फरीद पाशा का रखा वाली या चौधरी नवाजिश अली से क्या ताल्लुक है? वो ठहरे हुए लहजे में बोला, इन दोनों चीजों में बिलाशुबा आपस में कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो इस सिलसिले में तुम्हारी भरपूर मदद कर सकता है। दरअसल फरीद पाशा एक साहबे हैसियत जमींदार खानदान का फर्द है। इसके खानदान के दीगर अफराद अब भी गांव में रहते हैं और जमींदारी करते हैं। इनका गांव लाहौर के नवा में वाक़या है। सियासत में भी इनके गांव के लोग जो हैं, इन्होंने हासा खूब हाथ पांव फैला रखा है। सिर्फ फरीद पाशा ने ही शहर का रुख किया, और वो भी मैं जमीनों की नगरी का रुख। फरीद के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लिहाजा उसने फिल्म इंडस्ट्री में कशिश महसूस की और आजकल वो एक कामयाब प्रोड्यूसर की जिंदगी गुजार रहा है और एक कामयाब प्रोड्यूसर की हैसियत से फिल्में भी बना रहा है। लाहौर में उसकी एक आलिशान रिहाइश का है, जहाँ का पता मैंने तुम्हें लिख कर दिया था। मैं जब भी लाहौर जाता हूँ तो उसी के यहाँ ठहरता हूँ। अगरचे वो बहुत ज्यादा मसरूफ रहता है, लेकिन दोस्तों के लिए वक्त निकालना उसे हो पाता है। हसीनों के झुरमुट में घिरे इस शख्स से मिलकर तुम्हें यकीनन खुशी होगी। किसी फिल्म प्रोड्यूसर की अप्रोच से तुम बाहू भी आशना हो। मुझे यकीन है कि फरीद पाशा के हवाले से तुम्हें बहुत ही मुफीद और कारआमद मदद मिलेगी। तुम रखा वाले मिशन में इससे मदद ले सकते हो। ठीक है, मैं इस काम के बंदे से जरूर मिलूंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ वजदान। शुक्रिया मिन्हास साहब, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर इजाफा करते हुए उसे बताया, आपको जहांगीर की हिफाजत और पनाह का बंदोबस्त करने के साथ साथ एक और अहम काम भी करना होगा।
ताज़ा तरीन सूरत हाल के पेश नज़र मैंने कुछ हंगामी फैसले किए हैं। हाँ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो एकदम संजीदा हो गया। मैंने कहा कि यहूदी लाबी और CFK या बकौल आपके CPF के सिलसिले में आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको CFK वालों के 2 अड्डू साउथ और ईस्ट के बारे में तफसीलन बता दिया है। वहाँ का एड्रेस और कायम मकाम का नाम आपके पास दर्ज है। तीसरे अड्डे मलीर के बारे में जहांगीर को हर किस्म की मालूमात हासिल है, क्योंकि उसका ताल्लुक मलीर ही से था। आप अपने दोस्त DSP खुर्शीद शाह और दीगर फर्जशनास पुलिस ऑफिसर्स को एतमाद में लेकर इन अड्डों पर रेड कर दें और उस खबीस तंजीम को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं उसमें एक लम्हे की ताहीर न करें। इन लोगों को मौका देना वक्त जाया करने के मुतरादिफ होगा। मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद इजाफा करते हुए मजीद कहा, अब तो आपके लिए इस जवाबदेही का मसला भी नहीं रहा कि इन खतरनाक लोगों के बारे में आपको कहां से मालूमात हासिल हुई। CFK के साउथ वाले अड्डे से वाबस्ता 2 अफराद कातलाना हमले के इल्जाम में पुलिस के कब्जे में हैं। इन पर दबाव डालकर बहुत कुछ उगलवाया जा सकता है। अगर पुलिस का कोई बाअख्तियार आला अफीसर आपकी बात को समझ जाए तो आप कामयाबी के बहुत से झंडे अपने नाम से गाड़ सकते हैं। ये सब तो मैं कर लूंगा, वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला, मगर तुमने अचानक अपने प्रोग्राम में तब्दीली क्यों कर डाली? हमारे दरमियान तो यही तय हुआ था ना कि जब तुम लाहौर से वापस आओगे तो कता कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ मिनहास साहब। मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया। अब हालात यकसर बदल चुके हैं, इसलिए मुझे भी अपने प्रोग्राम को तब्दील करना पड़ा। हालात की तब्दीली की कुछ वजाहत करोगे? उसने पूछा। मैंने कहा, एक तो पुलिस बराह रास्त इस मामले में कूद पड़ी। आपके या मेरे ना चाहते हुए भी वो बाल की खाल और खाल की बाल जरूर निकालेंगे। नजीबुल्लाह और सिराज अहमद रंगे हाथों मौके पर गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस वाले अपनी महसूस तफ्तीश से उन दोनों के अबाव इजदाद को भी खोज निकालेंगे। उसके बाद शुएब गौरी और उसकी शैतानी तंजीम CFK के खिलाफ कानूनी कार्रवाई लाजम हो जाएगी। दूसरी अहम बात यह कि जहांगीर का साथी फवाद मंजर से गायब हो गया है। इस किस्म के लोग अंडरग्राउंड तंजीमों में बड़ी तादाद में होते हैं और इनका काम दूसरे रुकन पर निगरानी करना होता है। फवाद की मौजूदगी में मेरे और जहांगीर के दरमियान कुछ इस नौयत की गुफ्तगू हुई थी जिसमें इनका बिग बॉस शुएब गौरी मेरे सामने एक मुजरिम की हैसियत से आया हो गया। वो अब तक मेरी दोस्ती का दम भरता रहा है, मगर इसकी असलियत मुझ पर खुल जाने के बाद वो मेरा बदतरीन दुश्मन हो जाएगा। वो अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकता, अलबत्ता मेरी मुकम्मल सफाई के लिए वो सब कुछ कर सकता है। फवाद का पुरस्कार गया यही जाहिर करता है कि उसने अपने बास को रिपोर्ट पेश कर दी होगी और फिर मलीर का करता धरता उसने शुएब को सब कुछ बता दिया होगा। हालात की ये नई करवट बहुत ही एहतियात की मुत्तकाजी है। हमें एक एक कदम फोंक फोंक कर उठाना होगा। मैं अजहुद शुएब गौरी से राब्ता करूंगा और ना ही किसी किस्म का कोई राब्ता उससे रखूंगा। अगर उसने राब्ता किया तो मैं मौका महल की मुनासबत से उसे ट्रीट करूंगा। फवाद की रोपोशी ने बड़ी गड़बड़ पैदा करती है। आप तो समझते हैं कि ऐसी तंजीमों में राज की कितनी अहमियत होती है। हाँ, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मिनहास बाकर की गंभीर आवाज मेरी समाज से टकराई। तुमने हालात का जो नक्शा खींचा है वो बहुत ही तवज्जो तलब और काबिल फिक्र है। शुएब गौरी अब वाकई तुम्हारा दुश्मन अव्वल बन जाएगा। तुम्हें हद से ज्यादा एहतियात की जरूरत है। वो मैं कर लूंगा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। आप फौरन CFK के खिलाफ एक्शन में आ जाए। बाद में मैं भी कराची आकर आपको ज्वाइन कर लूंगा। एक बात का ख्याल रखें मिनहास साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, कहीं भी किसी भी मरहले पर मेरा जिक्र नहीं आना चाहिए। आप अपने क्राइम रिपोर्टर शहजाद को सामने रखकर ये खेल बड़ी ही खूबसूरती से खेल सकते हैं। शहजाद एक बेदार मगज और हासा चलता फुरता पुरजा किस्म का बंदा है। मुझे उम्मीद है वो जरूर कोई बड़ा काम कर दिखाएगा। वैसे भी गाहे बगाहे मैं आपसे राब्ता करता रहूंगा। वो जज्बाती हो गया। ओके माइसन, मैं कुछ करता हूँ। मिनहास का माइसन कहना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सिंगापुर वाला इंस्पेक्टर चियांग शो भी मुझे इसी अंदाज में पुकारता था जो मन को बहुत ही भला लगता था। इस अंदाज में जो अपनायत और हलूस पिन्हा है उसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। अल्फाज चाहे किसी भी जुबान के क्यों ना हो, वो इंसानी जज्बात और एहसासात की मुकम्मल तर्जमानी या अक्कासी नहीं कर सकते। अल्फाज को महज एक वसीले या सहारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वो जज्बात का नेमूल बदल नहीं हो सकते। अपने महबूब से बेपनाह मोहब्बत का इजहार मुमकिन नहीं। ये कहकर काम चला लिया जाता है कि जान तुम पर निसार करता हूँ। मेरी समाज से मिनहास बाकर की अपनायत अमेज आवाज टकराई। वजदान तुम्हें रकम वगैरह की जरूरत
میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا کہ منہاس صاحب میرے پاس اچھی خاصی رقم موجود ہے، اگر مجھے مزید رقم کی ضرورت پڑی تو اس کے حصول کے لیے میرے پاس ایک آن لائن بینکنگ کارڈ موجود ہے، اس میں ایک سلور اور ایک گولڈ کارڈ ہے۔ انشاءاللہ ملک کے کسی بھی حصے میں اور ملک سے باہر پوری دنیا میں مجھے رقم وغیرہ کا مسئلہ کبھی نہیں پیش آئے گا۔ آپ کی پیشکش کا بہت بہت شکریہ، تم نے میری ایک بہت بڑی فکر ختم کر دی ہے، وہ مطمئن لہجے میں بولا۔ اے ٹی ایم کارڈ، آٹومیٹڈ مشین کارڈ موجودہ دور کی ایک حیرت انگیز اور سہولت بخش ایجاد ہے۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے جس تیز رفتاری سے ہماری زندگی میں جگہ بنائی ہے اور مزید جگہ بنا رہی ہے، اسے دیکھتے ہوئے بلا تردد کہا جا سکتا ہے کہ عنقریب کمپیوٹر انسانوں پر حکمران ہو جائے گا۔ ہم اب بھی خاصی حد تک کمپیوٹر کے محتاط ہو چکے ہیں۔ اس افریت کی مکمل حکمرانی میں زیادہ عرصہ باقی نہیں۔ آنے والے وقت میں یہ جن انسانوں کو اپنے اشاروں پر نچائے گا۔ یہ فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل اور تکلیف دہ ہے کہ آیا مشین نے اتنی ترقی کر لی ہے یا حضرت انسان بدتدریج اپنے مقام اور مرتبے سے گرتا چلا جا رہا ہے، یا پھر یہ تن آسانی محلوق خداوندی اپنا ذہن اور صلاحیت دیدہ دانستہ مشین کے حوالے کر کے چین کی بانسری بچانے کا پروگرام بنائے بیٹھی ہے۔ بہرحال اے ٹی ایم کارڈ حادثے کی چیز ہے۔ کمپیوٹر کے ماہرین نے آٹومیٹڈ ٹیلر مشین بنا کر اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے بہت ہی زیادہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بعض عقل کل قسم کے لوگ اے ٹی ایم کارڈ کو آل ٹائم منی کہہ کر اپنی علمیت جھاڑتے ہیں۔ منہاس باقر نے حسرت امیز لہجے میں کہا، وجدان، کتنا اچھا ہوتا کہ تم شبانہ کی شادی کے موقع پر میرے پاس ہوتے، اس کی رخصتی میں اب چند روز باقی ہیں۔ مجھے اس غیر حاضری کا سخت افسوس ہے جناب، میں نے تہہ دل سے کہا۔ میری دلی دعا ہے کہ آپ خوش اسلوبی سے اپنے فریضے کو ادا کر سکیں، آپ میری مجبوریوں کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ الوداعیہ کلمات کے بعد میں نے ریسیور کو کریڈل کر دیا۔ پھر صبح کراچی ایئرپورٹ پر میں نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا تھا۔ اب مجھے ٹھیک ٹھاک قسم کی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے روم سروس کو کہہ کر اپنے کمرے میں ہی لنچ منگوا لیا۔ گرما گرم ہوش ذائقہ کھانا معدے میں اترا تو بدن میں سوئی ہوئی تھکن انگڑائی لے کر بیدار ہو گئی۔ کوئی جائے فرار نہ پا کر میں بیڈ روم پر چلا گیا اور پھر بیڈ پر دراز ہو گیا، اور آئندہ 5 منٹ میں نیند کی حسین اور کیف آور وادی میں قدم رکھ چکا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھ ملتے ہوئے دیوار گیر کلاک پر نگاہ ڈالی۔ کلاک میں اس وقت 3 کا وقت دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ میں بمشکل 1.5 گھنٹہ سویا ہوں گا۔ مجھے سونے سے قبل ہوٹل والوں کو یہ ہدایت کر دینا چاہیے تھا کہ نیند کے دوران میں وہ مجھے کوئی کال نہ دے۔ اسی بھول کا خمیازہ تھا کہ فون کی گھنٹی نے مجھے بیدار ہونے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ان خیالات کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، میں نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ دوسری جانب ہوٹل کا آپریٹر تھا۔ اسے جلدی سے کہا، سر آپ کے لیے کراچی سے کال ہے، شعیب غوری صاحب بات کریں گے۔ شعیب غوری کے نام نے مجھے چونکا دیا اور میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، لائن تھرو کرو، میں نے تحقمانہ لہجے میں آپریٹر سے کہا۔ دوسرے ہی لمحے شعیب کی تھرتھراتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ہیلو وجدان۔ ہاں شعیب، کیا ہوا؟ تم ہاں سے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو، میں نے حتی الامکان معتدل لہجے میں کہا۔ وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے ایک مطمئن سانس لیتے ہوئے بولا، شکر ہے تم ہوٹل میں مل گئے، ورنہ میں ڈر رہا تھا کہیں تم لاہور پہنچنے سے پہلے ہی رکھا والی روانہ ہو گئے ہوئے تو۔ میں نے اپنے دلی جذبات اور احساسات کو چھپاتے ہوئے پوچھا، یار اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ اگر میں رکھا والی روانہ ہو چکا ہوتا تو کون سی قیامت آ جاتی؟ تم نے برمحل لفظ بلکہ الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ جلدی سے بولا۔ اس کے انداز سے اضطرار اور عدم اطمینان جھلکتا تھا۔ بات کو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر اس وقت میں تم سے رابطہ کرنے میں کامیاب نہ ہوتا تو سمجھو واقعی ایک قیامت ٹوٹ پڑتی۔ آج شعیب غوری کا لب و لہجہ اور انداز بہت ہی بدلا ہوا تھا۔ میں نے ہمیشہ اسے پرسکون اور متحمل مزاج پایا تھا، لیکن اس وقت کی گفتگو کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا تھا کہ وہ بڑی حد تک متفکر اور نروس ہے۔ گھوم پھر کر میرا دھیان فوراً فواد کی طرف جاتا تھا۔ 90% امکان اس بات کا تھا کہ شعیب غوری کو حقیقت حال کی خبر ہو چکی ہوگی۔ اس باخبری کے بعد اس کا خاموش بیٹھے رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے بات چیت کو نارمل رکھتے ہوئے کہا، شعیب میں تمہاری پریشانی کو سمجھ نہیں پا رہا، ذرا کھل کر بتاؤ اور مسئلہ کیا ہے؟ میں پریشان نہیں بلکہ متذبذب ہوں، وہ بڑی ہی سرعت سے بولا۔ میں نے کہا، اس تذبذب کا سبب کیا ہے؟ تم فوراً کراچی چلے آؤ، پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ گویا بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ میں سمجھ گیا،
वो जल्द अज जल्द मुझे कराची क्यों बुलवाना चाहता है? मैं गुज़श्ता रात जिन हालात से गुजरा था उनके पेश नजर ये अंदाजा लगाना बहुत ही आसान था कि शुएब गौरी पहले ही फुर्सत में मुझ पर हाथ डालना चाहता था। मैं पलक झपकते ही रेड अलर्ट हो गया। मैंने मोतदिल और मोहतात अंदाज में कहा, तुम जानते हो शुएब, मैं कितने अहम और हिसास मिशन पर कराची से लाहौर पहुंचा हूँ और अब तुम मुझे फौरन वापस बुला रहे हो। यार, बात ही कुछ ऐसी है कि तुम्हें पहले ही फुर्सत में कराची आ जाना चाहिए। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? वजदान, तुम्हारे लिए मेरे पास 2 बहुत ही अहम और सनसनीखेज खबरें हैं। उसका लबो लहजा वापस लौट आया। उसका मतलब यही था कि वो अब तक अपने तय भरपूर अदाकारी कर रहा था। अगर मैं हकीकत हाल से आगाह न होता तो उसकी एक्टिंग को सच मान लेता। मैंने कहा, शुएब, वो 2 खबरें जल्दी से मुझे भी सुना दो। एक खबर खुशी की है और दूसरी अफसोसनाक। वो संजीदगी से बोला। मैंने कहा, तुम जानते हो कि मैं कोई कमजोर इंसान नहीं हूँ। बुरी से बुरी खबर को भी निहायत तहम्मुल से सुन सकता हूँ। तुम फिक्र न करो, तुम मुझे कोई भी अच्छी बुरी खबर सुना सकते हो। मैंने सुन रखा है जब आपके पास किसी के लिए एक खुशी और एक गमी की खबरें मौजूद हों तो फिर पहले खुशी की खबर सुनाना चाहिए और बाद में गमी की। वो फलसफियाना अंदाज में बोला। पहली खबर जहन पर जो तासुर कायम करेगी उसके बलबूते पर दूसरी खबर उससे निपटा जा सकता है। इसलिए मैं तुम्हें फोन पर सिर्फ खुशी की खबर सुनाऊंगा और दूसरी खबर कराची आने पर तुम तक पहुंचाई जाएगी। मैंने इस खेल में अपनी शराकत जारी रखते हुए कहा, क्या खुशी की खबर इतनी ही ज्यादा अहम है कि मैं अपना मिशन नामुकम्मल छोड़कर फौरन कराची आ जाऊं? इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त तुम्हारे मिशन ही से है। उसने कहा, क्या मतलब? मैं उछल कर आ गया। वो बोला, मैंने तुम्हारी साथी साहिल को ट्रेस कर लिया है। वो इधर कराची ही में है। जहन्नम मकानी मियां जाहिद हुसैन ने तुमसे झूठ बोला था। ये कैसे हो सकता है? मैंने उलझन ज़दा लहजे में बेसाख्ता कहा। वो हतमी लहजे में बोला, ये हो चुका है वजदान, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम यहाँ आकर खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हो। आज रात को मैं तुम्हारी साथी को बाहिफाजत अपनी तहवील में ले लूंगा। थोड़ी सी प्लानिंग के बाद मैं साहिल को हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। तुम सीधे साउथ चले आओ। मैंने कबीर शाह को तमाम जरूरी हिदायत दे दी हैं। मैं सेकंड के 1000वें हिस्से में समझ गया कि शुएब मुझे घेरने के लिए एक गहरी साजिश के ताने बाने बुन रहा था। वो मुझे जल्द अज जल्द अपने हाथ में लेना चाहता था। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि मुझे शिकार करने के लिए साहिल सबसे ज्यादा दिलकश चारा साबित होगी। उसने जहांगीर और फवाद को पेश आने वाले वाकयात का जिक्र नहीं किया था और न ही साउथ के नाकामयाब मिशन का कोई तस्करा किया था। उसकी सोच तमाम तर इस नुक्ते पर फोकस थी कि किसी तरह मुझे अपने काबू में कर ले। उसके इरादे उसकी बदनीयती की चुगली खाते थे। मैंने लोहा लोहे को काटता है कि मस्ताक शुएब से कहा, यार ये तो बहुत बुरी खबर है। तुम इतने यकीन से बता रहे हो तो मुझे भी मान लेना चाहिए। तुमने मुतद्दिद मौके पर मेरा भरपूर साथ दिया है। मैं तुम जैसे मोहलिस दोस्त पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो जल्दी से बोला, लेकिन क्या वजदान? मैंने तामुल करते हुए कहा, लेकिन पता नहीं फौरी तौर पर कराची के लिए कोई फ्लाइट मिल भी सकेगी या नहीं। और इस होटल में भी 2 दिन की बुकिंग थी। फिर होटल की बुकिंग को जहन्नम में डालो वजदान। वो कथा कलामी करते हुए बोला, और फ्लाइट वगैरह के लिए तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारी वापसी का बंदोबस्त कर दिया है। वो कैसे शुएब? मैंने हैरत की अदाकारी करते हुए कहा। शुएब गौरी जैसे बासर शख्स के लिए ये चंदा मुश्किल नहीं था कि कराची में रहते हुए लाहौर से मेरी बुकिंग करवा दे, मगर मैं हैरत के इजहार करके इस ड्रामे में हकीकत का रंग भर रहा था। जो हमारे दरमियान खेल शुरू हो चुका था उसमें एतमाद और अदाकारी की बहुत अहमियत थी। एतमाद अपनी जात पर और अदाकारी दूसरे के सामने, इल्ला ये कि हम खुलकर एक दूसरे के सामने आ जाते। शुएब जब तक बंद रहकर खेलता रहा, मैं भी उसके सामने खुलने का इरादा नहीं रखता था। मेरे सवाल के जवाब में उसने कहा कि वजदान, तुम्हें फोन करने से पहले मैंने तुम्हारे लिए टिकट और पहली मुमकिन फ्लाइट में कराची आने का इंतजाम कर दिया है। तुम्हें सिर्फ इतनी जहमत करना होगी कि अपने कमरे से निकलकर होटल के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचो। वहां मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंसीज वाले एक कितार से ऑफिस सजाए बैठे हैं। तुम्हें समद ट्रैवल्स में जाना है। वहां समद बुहारी साहब से मेरा रेफरेंस इस्तेमाल करके मिलो। वो तुम्हें टिकट दे देंगे। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा किया, तुम्हारी फ्लाइट में लगभग 2.5 घंटा बाकी है। अब तुम वहां कमरे में 1 सेकंड जाया नहीं करोगे। ओके ओके माय डियर, मैंने मुनाफकत अमेज लहजे में कहा। मैं निकल रहा हूँ। फिर मैंने पूछा, क्या मैं बाकायदा चेकआउट हो जाऊं या कोई जरूरी नहीं है? वो जल्दी से बोला, सबसे अहम बात यह है कि तुम्हें होटल से निकलना है, बस इसी पर तवज्जो दो। और वो बुरी खबर? मैंने अचानक पूछा।
उसके बारे में कोई क्ल्यू नहीं दोगे? मैं चाहता हूँ शबरी तुम्हारे जहन पर अपना तासर पुख्ता कर ले, तो मैं तुम्हें उस बुरी खबर से आगाह करूं। उसने दोस्ताना अंदाज में कहा, जब तक मैं तुम्हारी साथी साहिल को तुम्हारे पास नहीं पहुंचा देता, वो बुरी खबर मेरे होंठों से निकलकर तुम्हारी समाज से रसाई हासिल नहीं कर सकती। इतना तो बता सकते हो उस खबर का ताल्लुक किस चीज से है? वो गंभीर आवाज से बोला, मतरूक कुएं से बरामद होने वाले सोने से। सोने को क्या हुआ है? मैंने तशवीशनाक लहजे में कहा। जो भी हुआ है मैं संभाल लूंगा। वो गहरी संजीदगी से बोला, तुम इस खुशी के मौके पर अपने जहन पर कोई दबाव ना डालो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। ओके, विशुल गुड लक वजदान। फिर इससे कबल कि मैं कोई और सवाल करता, उसने टेलीफोनिक राब्ता मुनक़ता कर दिया। बेख्तियार मेरे मुंह से शोएब गौरी के लिए हाथ से सख्त अल्फाज निकल गए। उसकी सारी नीयत अहवाल अब मुझ पर पूरी तरह अया हो चुकी थी। मैंने थोड़ी देर पहले जिन मामलात में 90% अंदाजा कायम किया था, वो शराब 100% की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। शोएब गौरी ने जल्द अज जल्द मुझे काबू करने के लिए साहिल का शोशा झड़ दिया था। वो ये बात बखूबी जानता था कि मेरी जिंदगी में वो बहुत ही अहमियत रखती है और उसकी हैसियत मेरे लिए एक अटूट अंग जैसी है। इसके बारे में सुनते ही मैं आंखें बंद किए दौड़ा चलाऊंगा, लेकिन मैं अब इस फरेब में आने वाला नहीं था, बल्कि उसे फरेब देने का फैसला कर चुका था। साहिल के हवाले से मैं मियां जाहिद हुसैन के उस बयान को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मौत के सामने खड़े शख्स से दरोग गोई की तवक्का नहीं की जा सकती। मियां जाहिद हुसैन की शहरग मेरे हंजर की धार तले दबी हुई थी। वो इन लम्हात में किसी भी कीमत पर झूठ नहीं बोल सकता था। उसे बिल्कुल सच बताया था। मेरी साहिल को चौधरी नवाजिश अली की हवेली की तरफ रवाना कर दिया गया था और मुझे उसी समत में सफर करना था जहां मेरी साहिल गई थी, और शोएब गौरी अपनी चालबाजी से मेरा रास्ता खोटा करना चाहता था। मगर अब मैं इसकी चाल में आने वाला नहीं था। दोस्ती की आड़ में इंसान अपनी गर्दन भी कटवा देता है। अगर आप किसी का सर कलम करना चाहते हैं तो एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में फूलों का हार लेकर उसकी तरफ बढ़ो। उसी गर्दन में फूलों का हार पहनाने वाला हाथ आगे बढ़ाओ और फिर सामने वाला हाथ पहनाने के लिए जैसे ही अपनी गर्दन झुकाए तो बिजली की सूरत से उसकी गर्दन मार लो। दोस्ती फूलों के हार जैसी होती है। शोएब गौरी ने कसीरुल मालियत सोने तक पहुंचने के लिए मुझसे दोस्ती की और बहुत कम अरसे में मेरा एतमाद हासिल कर लिया। फिर जैसे ही उसे पता चला कि मैं उसकी असलियत से वाकिफ हो चुका हूँ, उसने पैंतरा बदल दिया। चंद रोज कबल वो बड़ी ही शद्दोमत से सोने की बाजियाबी के लिए हाथ पांव मार रहा था। कल रात ही उसने मुझे बताया था कि मिस्टर नील आर्मर ने अपनी टीम की मदद से वो सोना हासिल कर लिया था और अब मुझे इसी सोने से मुताल्लिक कोई बुरी खबर सुनाने वाला था। अगर मैंने उसका असली चेहरा ना देख लिया होता तो यही समझता कि मुमकिन है इस सिलसिले में वाकई कोई पेचीदगी पैदा हो गई होगी, मगर अब तो उसकी हर बात मुझे फरेब दिखाई देने लगी थी। मैंने पलक झपकने में फैसला कर लिया कि सोने वाले मामले में उसकी नीयत खराब हो चुकी है। हालांकि अभी तक इसकी मुझे किसी तफसील से उसने आगाह नहीं किया था, ताहम किसी बदनीयत और धरती दुश्मन शख्स पर आंखें खोलकर भी एक लम्हे के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने उसकी दोस्ती पर भरोसा करके सोने वाला राज उस तक पहुंचा दिया था। उसने दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि वजदान दोस्ती में अगर जान दे सकता है तो दुश्मनी में जान ले भी सकता है। शोएब गौरी की तमाम तर दोस्ती का भांडा फूट चुका था। अब मैं उसका दुश्मन था, खुला दुश्मन। दोस्ती को याद ना भी रखा जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मगर दुश्मनी को हर हाल में याद रखना पड़ता है, अपनी बका के लिए, दुश्मन की फना के लिए। शोएब गौरी अगर ये समझ रहा था कि छल फरेब या चक्करबाजी से वो सारा सोना हड़प कर जाएगा तो ये उसकी भूल थी। पहले तो मैं एक महसूस हिस्से पर आमादा था, लेकिन अब शोएब की नीयत खुलकर सामने आ जाने से मुझे उससे सारा सोना हासिल करना था। वो एक बिस्किट भी हजम नहीं कर सकता था। मैं उसके जबड़े चीर कर हलक में हाथ डाल देता और मेदे समेत उसकी आंतें खींचकर बाहर ले आता। वजदान की दुश्मनी, दारा, तारा और मियां जाहिद को कब रासाई थी जो शोएब बचकर निकल जाता। मैं उसकी यहूदियत नवाजी और CFK को नाक के रस्ते निकालने का पुख्ता अज़म कर चुका था। यही सब सोचते हुए मैंने अपना बैग रेडी किया। इस दौरान में डार्लिंग यकटुक मुझे देखती रही। मैंने सोचा जरा फुर्सत मिलेगी तो मैं डार्लिंग का राज जानने के लिए रिसर्च करूंगा। डार्लिंग पर काम करने के लिए इर्तिकास की जरूरत थी। मैं अपनी ची की कुव्वत को इस्तेमाल करना चाहता था और अपनी ची की कुव्वत को इस्तेमाल करके इस राज के अंदर उतर सकता था
और इसके अंदर पोशीदा उस सरबस्ता राज को अफशा कर सकता था जिसने पिछले कुछ अरसे से मुझे हैरत अमेज उलझन में ढाल रखा था। चीकी एडवांस मशक़ें मैं बाकायदगी से कर रहा था, जिसके नतीजे में अपनी इस कुव्वत में मुझे बड़ा ही खुशगवार इजाफा भी हो रहा था। मैंने डार्लिंग की तरफ देखते हुए कहा, मेरे तो पाँव में चक्कर है, मेरे साथियों को इस चक्कर में दर दर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। रफ्ता रफ्ता तुम भी आदी हो जाओगी। मियाओ। उसकी महसूस आवाज मेरी समात तक पहुंची। शुएब गौरी से राब्ता करने के बाद मैं जल्द अज जल्द इस होटल को हैराबाद कहकर शहर के हंगामों में गुम हो जाना चाहता था, ताकि वो कहीं भी मेरा सुराग न पा सके। मैंने बैग की जिप बंद करते हुए हैरत अंगेज पुरस्कार बिल्ली से कहा, डार्लिंग हम इस होटल को छोड़कर जा रहे हैं। आर यू रेडी? उसने मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे पूछ रही हो कहाँ जा रहे हैं। उसके साथ ही उसने बड़ी ही अदा से आवाज निकाली, मियाओ। मैंने कहा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, बाहर निकलकर फैसला करूंगा। उसने एक मरतबा फिर मियाओ किया और एक तवील अंगड़ाई लेकर जिस्म को खींचने के बाद तैयार होगी। ये सच है कि उस वक्त तक मैं भी नहीं जानता था कि मेरी अगली मंजिल क्या और कहाँ होगी। बहरहाल इस होटल को छोड़ना नागुज़ीर था। उसके साथ ही शुएब को फरेब में मुब्तला करने के लिए यह जरूरी था कि मैं समर ट्रैवल से अपना टिकट हासिल कर लूं, ताकि शुएब आइंदा 3-4 घंटों के लिए मेरी जानब से बेफिक्र हो जाए। समद बुहारी के पास मैंने सिर्फ 10 मिनट गुजारे और अपना टिकट लेकर उसकी एजेंसी से बाहर आ गया। समर ट्रैवल्स में मुख्तसर वक्त में मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि शुएब गौरी बुरी तरह बुखलाया हुआ था। इसी बुखलाहट और जल्दबाजी में उससे संगीन किस्म की गलतियां सरजद हुई थीं। मैंने समद बुहारी के सामने अपनी किसी उलझन का मुजाहरा नहीं किया और खामोशी से बाहर आ गया। शुएब गौरी ने मेरा टिकट वजदान के नाम से बनवाया था। ज़हनी अबतरी और अफरा तफरी में ये बात उसकी याददाश्त से निकल गई थी कि मैं दस्तावेजी तौर पर वजी की शख्सियत इख्तियार कर चुका हूँ। हालांकि तब्दीली के तमाम मराहल उसी के हाथों तय हुए थे। दूसरे, वो मेरी डार्लिंग की बुकिंग को फरामोश कर बैठा था। शुएब से मैं इस किस्म की गलतियों की तवक्का नहीं कर सकता था। मेरे सामने एक नया शुएब जाहिर हो रहा था, जो कल वाले शुएब से बहुत ही मुख्तलिफ था। ये तमाम हकायक एक ही तरफ इशारा करते थे कि हालात की इस टेढ़ी करवट ने उसके दिमाग की चूल्हे हिला कर रख दी थी। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।